प्रधान न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आपको तुरंत जो है राहत या चिकित्सा की जरूरत है और वो कहे कि तुम्हें आज जो है मैं नहीं देखूंगा, कल देखूंगा या परसों देखूंगा, डेट दे दे, तो मरीज का क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा कि यही हाल जो है जो कैदी है उनके साथ जेलों में होता है। वो जेल में है और अदालत कहती है कि जज कहता है आज नहीं सुनूंगा, वो डेट डाल देता है। उसके बाद जो है उसकी जो जमानत है वो टलती रहती है। लोग जो है सालों साल जो है जेलों में रहते हैं। जो लोग अंडर ट्रायल हैं उनमें 67% वो लोग हैं जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। उनमें भी क्या पता चला कि 70% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपए महीने से कम है। और उससे भी ज्यादा चमत्कारी बात यह है कि 75% उनमें ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड है। तो आप समझिए देश में आज इस समय 12.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मोदी जी के राज में मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दूंगा और वो नहीं दिया उन्होंने। बेल उसको मिलेगी जिसके बारे में आईओ कहेगा कि हाँ जी से बेल दे दो। यानी जुडिशियल आदमी का जो दिमाग है वो सरकार मानती है यूएपीए में, पीएमएलए में और दूसरे जो अभी नया जिसे हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें भी प्रोविजन है कि ये जो जुडिशियल ऑफिसर है ये गधे हैं, मूर्ख हैं, ये मिट्टी के माधो हैं, ये कोई फैसला नहीं ले सकते। इन्हें पुलिस की बात माननी पड़ेगी, आईओ की बात माननी पड़ेगी, जो सरकारी वकील कहेगा वो बात माननी पड़ेगी और ये सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। सर, आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेलों में जो भारी तादाद में कैदी हैं जी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल बहुत सारी चीज़ें कही हैं। हमारी सीजीआई फिलहाल गुजरात भी गए हुए हैं और गुजरात की जेलों का हाल भी वो देख रहे हैं। तो एक बात उठी है कि जो कैदी हैं उनको बेल कैसे मिले ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो लंबे समय तक जेल में रहते हैं। और ख़ासकर इधर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ पर पैरवी करने के लिए लोग मौजूद नहीं होते अगर कोई फंस भी जाता है। तो आपसे सवाल ये है कि क्योंकि आप कानून के ज्ञाता हैं, सारी जानकारी है और आज हम आपसे इसी पूरे एपिसोड में कानून की चर्चा करेंगे। क्यों लोग इतने ज़्यादा दिनों तक जेल में रहने के लिए मजबूर हैं, इसके पीछे की वजह क्या और कैसे उन्हें जेल मिल सकती और बेल मिल सकती है। देखिए हिंदुस्तान में जो कानून है जी, वो जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो वो ये है कि व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसके ऊपर अभियोग या अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। लेकिन बुलडोजर चल रहा है सर, आते ही नाम केस में पत्थरबाज आया, अब उसकी छत पे मालिक ने गिराया या किसी और ने चढ़ के फेंका, मकान उसी का टूटेगा पहले। देखिए मध्य प्रदेश में महाकाल की जब एक शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस पर जो है एक आदमी के मकान से जो है पत्थर आए और पत्थर आए तो अगले दिन ही जो है वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई और जो मुसलमान व्यक्ति था जिसका वो घर था, जिस पर आरोप था कि उसके घर से पत्थर आए हैं, तो उसके मकान को बुलडोजर से ढा दिया गया। 6 महीने वो आदमी जेल रहा। जेल रहने के बाद जब उसका ट्रायल चला तो पहला गवाह जिसने की कंप्लेंट दी थी कि भाई इस आदमी ने पत्थर मारे, उसने जेल में उस आदमी के बारे में बयान दिया कि मैं जिस समय पत्थर मारे गए मैं मौके पर मौजूद ही नहीं था। मुझे तो अगले दिन जो है थानेदार ने थाने में बुलाया और कहा कि तुम इस कागज़ पे साइन कर दो। मैंने साइन कर दिया, मुझे ये भी नहीं पता कि कंप्लेंट में क्या लिखा है। और उसकी वजह से ये हुआ कि जज को जब पहला गवाही टूट गया जो इन्फॉर्मेंट था तो उसे जो है उस आदमी को बरी करना पड़ा। और फिर एक न्यायिक हल्के में सवाल उठा कि क्या जिसके घर को जो उस समय की जो सरकार थी, जो कि बीजेपी की सरकार थी, क्या उसे घर बनाकर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सवाल आज इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कल जो रेट माइनर था वकील हुसैन, जिसे 25 लोगों की जान जो है 41 लोगों की जान सर नहीं 25 लोगों की जान के बारे में तो कहा जाता है कि इस आदमी ने खुद बचाई। टोटल 41 मजदूर फंसे हुए थे और सिल्क यारा वाली जो कोलैप्स हो गई थी, जो भारत सरकार एक सड़क में सुरंग बना रही थी, तो उसने 25 लोग तो उसने बचाए, अपने कंधे पे ढोके लाया। उसको वीर का सम्मान देने की जगह, नायक का सम्मान देने की जगह कल डीडीए ने परसों उसका घर गिरा दिया और उसको ऐसी जगह भेजा जिसके बारे में उसका खुद कहना है वकील हुसैन का कि वो जगह कुत्तों के रहने लायक भी नहीं है। तो एक देश जो लोगों का सम्मान नहीं करता, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता, और जो देश जिसके संविधान में लिखा है आर्टिकल 19 वो हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है और 19 के बाद 20 और 21 जो आर्टिकल है और 22 आर्टिकल है वो कहता है कि हर आदमी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। और जस्टिस भगवती ने 1977 में और 1987 में अपने 2 फैसलों में कहा कि बेल इज़ ए रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, कि हर आदमी को बेल मिलनी चाहिए। उसको जो है जेल में रखना एक्सेप्शनल, यानी ऐसे केसों में जो जघन्य केस हैं, जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दें, जो समाज की आत्मा को चीत्कार के लिए मजबूर कर दें, उनमें उसको जेल में रखा जा सकता है।
लेकिन अभी जो है हमारे देश में जो स्थिति है वो ये है कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले एक पिटीशन लगी और उसमें ये पता चला कि 5380 लोग जेलों में इसलिए बंद हैं कि उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन वो जो है श्योरिटी नहीं भर पा रहे क्योंकि निचली अदालतें कहती हैं कि हमें आपको बेल देने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तुम जो सिक्योरिटी लाओगे, जो आदमी आपकी गवाही देगा कि मैं इस आदमी की श्योरिटी बॉन्ड भर रहा हूँ, वो लोकल होना चाहिए। अच्छा। और वो लोग जो है 2-2 3-3 साल जेल में रहे। और ऐसा एक आदमी था सोनाधार, बिहार में जो है वो 14 साल का उसे सज़ा मिली और वो 14 साल के बाद 3 साल और जेल में रहा, इसीलिए रहा क्योंकि उसे छोड़ा नहीं गया। अच्छा। तो हिंदुस्तान में कानून की हालत ये है कि आज के दिन तकरीबन 2,24,000 लोग विभिन्न जेलों में, यानी देश में अगर आप जेलों की संख्या गिनेंगे तो 1370 जेलें हैं, उनमें 2,24,000 लोग जो है बेल ना मिलने की वजह से जेल में हैं। और इसलिए जो है अब जो देश के प्रधान न्यायाधीश हैं उन्होंने एक हफ्ते पहले भी जो महाराष्ट्र की हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को कहा है कि आपके जज लोगों को बेल नहीं देते, इससे न्याय व्यवस्था पर पूरा असर पड़ रहा है, लोगों की नागरिक आज़ादी खत्म हो रही है। और ये क्यों कहना पड़ा उन्हें? इसलिए कहना पड़ा कि आप देखिए कि जो मुकदमे वहाँ पर महाराष्ट्र में चल रहे हैं वहाँ लोगों को बेल नहीं मिलती। उनमें एक तो वो है जो जेट एयरवेज का मालिक है गोयल, उसको जो है 4 साल से बेल नहीं मिली। वो कहता है जी मेरे को तो मौत दे दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, जान मेरी ले लो, लेकिन मुझे जो है अगर बेल नहीं देते तो मेरी जान ले लो, क्योंकि मैं अस्पताल में भी जाता हूँ तो मुझे किसी तरह से कोई भी इलाज नहीं मिलता, अब मेरा जीवन जो है नरक बन गया है। इसी तरह आप देखिए भीमा कोरेगांव का मामला जो है 5 साल पहले शुरू हुआ था। मैं उस मामले को अपने व्यक्तिगत अनुभव से और अपने विश्वास से ये मानता हूँ कि वो फर्जी केस है, लेकिन उसमें लोगों को जमानत नहीं मिली। फादर स्टीन स्वामी ने कहा कि मुझे सिपर चाहिए, मेरे हाथ कांपते हैं, मुझे जो है बीमारी है, लेकिन उसको सिपर की परमिशन नहीं मिली और उसके बाद उन लोगों को बेल नहीं मिली। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो दूसरा मामला है वो गुजरात में, जहाँ पर कि बिल्किस बानो के केस में अदालत ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इन लोगों को सरेंडर करने के लिए कहा जाए, लेकिन उससे पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वाले 11 अपराधियों को, जिन्होंने उसकी पेट की लड़की बेटी की हत्या कर दी थी और उसकी 3 साल की बेटी को उसकी आंखों के सामने मार दिया, उसके परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी, उनको रेमिशन पे छोड़ दिया। और रेमिशन पे छोड़ दिया ये कहकर कि इनका चाल चरित्र चेहरा और जो जेल में इनका जो व्यवहार है वो बड़ा अनुकरणीय है, बड़ा उदार है, तो इनको जो है छोड़ा जाना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और बीवी जो हमारी नागरत्ना, जो सुप्रीम कोर्ट की जो आने वाली चीफ जस्टिस होंगी, उनकी बेंच ने कहा कि इनका अपराध जघन्य है, इन्हें जेल में भेजा जाए। तो अब सवाल ये आता है कि अभी जिस बात का जिक्र आपने किया कि देश के प्रधान न्यायाधीश और उनके साथ देश के अगले जो प्रधान न्यायाधीश होंगे संजीव खन्ना, वो अभी गुजरात के दौरे पे हैं। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंचूड़, उन्होंने कहा है कि अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और आपको तुरंत जो है राहत या चिकित्सा की ज़रूरत है और वो कहे कि तुम्हें आज जो है मैं नहीं देखूंगा, कल देखूंगा या परसों देखूंगा, डेट दे दे, तो मरीज का क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा कि यही हाल जो है जो कैदी हैं उनके साथ जेलों में होता है। वो जेल में है और अदालत कहती है कि जज कहता है जी आज नहीं सुनूंगा, वो डेट डाल देता है, उसके बाद जो है उसकी जो जमानत है वो टलती रहती है, लोग जो है सालों साल जो है जेलों में रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती। और उसके बारे में खुद प्रधान न्यायाधीश का कहना है कि इसकी वजह यह है कि जो निचली अदालतें हैं वो अभियुक्तों को, अपराधियों को बेल देते हुए डरती हैं, किसी ना किसी बहाने वो इस कोशिश में रहते हैं कि इसको बेल ना दो। और बेल ना देने का मतलब है कि नाउ जेल इज़ ए रूल एंड बेल इज़ एक्सेप्शन। और उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अच्छा मुकदमा चला, स्ट्रेटजी फॉर स्पीडी ट्रायल, पिछले साल जुलाई में ये मामला शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद
अपने आप शुरू किया और उसमें उसने जो स्टडी करवाई उसे बड़े चमत्कारी या मैं कहूँगा हृदय विदारक या धक्का देने वाले ऐसे आंकड़े आए हैं कि जो लोग अंडर ट्रायल हैं उनमें 67% वो लोग हैं जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। उनमें भी क्या पता चला कि 70% ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 10,000 रुपये महीने से कम है। और उससे भी ज़्यादा चमत्कारी बात यह है कि 75% उनमें ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। जी जी। तो आप समझिए देश में आज इस समय 12.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मोदी जी के राज में मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दूंगा और वो नहीं दिए उन्होंने। टोटल जो है 27 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन जो है उसके पास रोजगार नहीं है। कुछ को जो है मासिक रोजगार मिलता है, कुछ को जो है दैनिक रोजगार मिलता है, कुछ को तो हफ्ते में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिलता। और आप देखिए कि अभी जो नया सर्वेक्षण आया है कि 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें 42% को तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी अभी तक रोजगार नहीं मिला है। तो ये लोग जो है वनरेबल हैं जेल जाने के लिए, क्योंकि पुलिस को लगता है कि जो आदमी जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो अपराधी होगा, जिसकी आमदनी कम है वो अपराधी होगा, और जो व्यक्ति अल्पसंख्यक यानी मुसलमान समुदाय से जुड़ा हुआ है, दलित है या शेड्यूल ट्राइब्स है या पिछड़ा है, वो जेल जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। और इसलिए आप समझिए हिंदुस्तान में आज के समय में जिस व्यक्ति को बेल मिलती है वो हर हाल में पैसे वाला होगा। तो एक लाइन है, जैसे हम कहते हैं ना BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो एक लाइन है जिसमें बिलो यानी आप जो है जेल या बेल लाइन है जिसमें जिन लोगों को बेल मिल सकती है और जिन लोगों को बेल नहीं मिल सकती। और इसमें मैं जो उदाहरण देना चाहता हूँ वो एक अतीकुर रहमान का है, जिसे सिद्दीक कप्पन के साथ जो है उत्तर प्रदेश में उस समय पकड़ा गया जब वो हाथरस में एक लड़की को जिसके साथ बलात्कार हुआ था उसकी लाश को पुलिस ने रात के अंधेरे में पेट्रोल और दूसरी चीज़ डालकर, डीजल डालकर जला दिया था। और सिद्दीक कप्पन उसको UAPA में बंद किया गया और अतीकुर रहमान को भी उसी UAPA में बंद किया गया। अब जो UAPA है ये ऐसा कानून है जिसमें लिखा है कि आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, बेल नहीं मिलेगी। और इसीलिए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट हमेशा मान्यता देता है। और इसीलिए आप देखते हैं सिद्दीक कप्पन की जब माँ मर गई तब उसको 10 दिन की इंटरिम बेल मिली थी कि वो हाथरस से जाकर केरल में अपनी माँ का दाह संस्कार करे या उससे मिल ले। तो ऐसी हालत जो है कानूनों की है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है जिसे हम PMLA बोलते हैं, जिसमें सब बड़े लोग हैं, दिल्ली के जो मंत्री हैं जिनका नाम जो है सब जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो भी उसमें बंद हैं। तो UAPA कानून में एक बड़ी विचित्र बात लिखी है जो मैंने सबसे पहले आपको कही कि वो कानून कहता है जज को, जो जज बेल देगा, बेल देने से पहले लिखना पड़ेगा कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि इस अपराधी ने ये अपराध नहीं किया है। यानी ट्रायल से पहले ही जज संतुष्ट हो गया, इसका मतलब ट्रायल की जरूरत क्या रही। दूसरा वो कहता है कि मैं इस बात का जिम्मेदारी लेता हूं कि इस अपराधी के द्वारा ये दोबारा अपराध नहीं किया जाएगा। तो ऐसा जज कैसे लिख सकता है? तो इसका मतलब यह है कि बेल ना मिले। और तीसरी शर्त क्या है? बेल उसको मिलेगी जिसके बारे में IO कहेगा कि हाँ जी इसे बेल दे दो। यानी जुडिशियल आदमी का जो दिमाग है वो सरकार मानती है UAPA में, PMLA में, और दूसरे जो अभी नया जिसे हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें भी ये प्रोविज़न है कि ये जो जुडिशियल ऑफिसर हैं ये गधे हैं, मूर्ख हैं, ये मिट्टी के माधो हैं, ये कोई फैसला नहीं ले सकते। इन्हें पुलिस की बात माननी पड़ेगी, IO की बात माननी पड़ेगी, जो सरकारी वकील कहेगा वो बात माननी पड़ेगी, और ये सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं। ये उनको कहेंगे सर। आने वाले दिनों में ऐसा मौका आएगा जब ये भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता लागू हो जाएगी, भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता लागू हो जाएगी, तब जज कहेगा माई ऑनरेबल IO साहब आप कहो तो मैं बेल दे दूं। इतनी पावर हो जाएगी IO। अरे वो बाप बन जाएगा जज का। अदालत में चलेगी पब्लिक का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको जज कहेगा जनाब आप परमिशन दें तो मेरे को मूत आ रहा है, मूत कराओ, मैं उठने की इजाज़त चाहता हूँ।
क्योंकि जज का काम जो है सिर्फ ये है कि जो सरकार कहेगी, जो आईओ कहेगा, जो पीपी कहेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी भाई? जो निचली अदालत करेगी वही हाई कोर्ट करेगी और वही सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अभी तक हिम्मत नहीं हुई है कि वो पीएमएलए के इन प्रावधानों को कहे गलत है, ईडी के जो प्रावधान है उनको कहे गलत है, यूएपीए के प्रावधानों को कहे गलत है। वो दिन हवा हुए जब सुप्रीम कोर्ट कहती थी टाडा कानून गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने ही टाडा कानून को निरस्त किया था। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि हम दिन रात जो काम कर रहे हैं वो कानून की हत्या का है, कानून का मिसकैरेज है, कानून का गर्भपात है, और इस देश में कानून जो है इस समय मोदी सरकार का गुलाम बना दिया गया है। और इसीलिए ये जो बड़े बड़े वक्तव्य आते हैं, चीफ जस्टिस के आएंगे, आने वाले चीफ जस्टिस के आएंगे, वो कभी फैसले में नहीं आते। भाई तुम्हें फैसले करने को बनाया, मिठाई बनाने का काम हलवाई का है। अगर वो हलवाई मिठाई तो ठीक ना बनाए और रेसिपी बता दे कि इतना आटा होना चाहिए, इतनी चीनी होनी चाहिए, इधर भूनना है, इतना पानी डालना है, लेकिन भाई तू बना के तो दिखा। जो तू बनाएगा उसी से तो पता चलेगा तू अच्छा बनाने वाला है या नहीं है। तो ये जज जो है अदालत से बाहर आकर बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, इनकी बुद्धि के चक्षु जो है खुल जाते हैं, लेकिन अदालत में बैठते ही ये मूक हो जाते हैं, मिट्टी के माधो हो जाते हैं और हैं करते रहेंगे। और आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि अदालत की कार्रवाई में जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जज साहब ने ये सवाल पूछा, जज साहब ने ये कहा, लेकिन जब वो फैसला लिखते हैं तब पता चलता है बकरी की तरह दूध भी दिया तो इतना सा, और उसमें भी जज साहब ने मिंगनी डाल दी। यानी वो फैसले जो है उनकी कही हुई बातों को पूरी तरह से विपरीत सिद्ध करते हैं, और ये बताते हैं कि ये जज जो है कहीं ना कहीं अपने हाथ बंधे हुए पाते हैं। इनकी जो कलम होती है उसमें स्याही सूखी होती है, पेन चलने का नाटक होता है लेकिन वो चलता नहीं। और इसीलिए अब जो है मैं जब भी इन लोगों के ऐसे वक्तव्य सुनता हूँ, जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ के आए या अभी संजीव खन्ना के आए, उससे पहले बेला त्रिवेदी के बारे में आए। अभी संजीव खन्ना ने कहा कि बेला त्रिवेदी यहाँ की न्यायाधीश थी, यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन उनके फैसलों के बारे में वकीलों की राय ये है कि इस अदालत में, बेला त्रिवेदी की अदालत में स्पेसिफिक जो केस जाते हैं उनका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक होता है। और हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनमें से कईयों ने रिटायरमेंट के बाद बेला त्रिवेदी को लेकर स्पेशली एक टिप्पणी की है कि उनकी अदालत में लोगों को पता होता है कि बेल नहीं मिलेगी तो लोग अपनी बेल की एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं। तो देश में बेल ना मिलना, जेल में रखना लोकतंत्र की हत्या है, भारत के संविधान की हत्या है, और आर्टिकल 19 में जो लोगों को अधिकार मिले हैं वो खत्म हो गए हैं। अब इसीलिए एक राघवन कमेटी बनी, उसने ये जो बात मैं कह रहा हूँ सारी बातें लिखी हैं और वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है, लेकिन क्या है कि ये किताब जो होती है ना, मान लीजिए मेरे सामने कोई किताब है, अगर मैं इस किताब को उठाकर खोल के पढ़ूंगा ही नहीं तो इसमें क्या लिखा है ये मेरे भेजे में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन ये काम हमारे न्यायाधीश आज के समय नहीं करते। उनको लगता है कि हम जो कथावाचक हैं वो बताएंगे महाभारत में ये हुआ था, रामायण में ये हुआ था, संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने ये कहा था। अरे भाई, संविधान के लिए तुम बने हो, संविधान तो पढ़ लो। वो नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है संविधान को पढ़ना समय को वेस्ट करना है, नष्ट करना है। उससे बेहतर है कि आगे जुगाड़ किया जाए कि कैसे आप लोकपाल बने, कैसे आपको रिटायरमेंट के बाद कोई पद मिले, कैसे आप कहीं के गवर्नर बने, कैसे आप राज्यसभा में नामित हों, कैसे आपको कोई आयोग की सदस्यता मिले, ताकि जीवन आराम से कटे और फिर वो कहें कि हम न्याय करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अदालत में न्याय की जगह सिर्फ अन्याय होता है और कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे एनालाइज के लिए। आपने जो फिलहाल स्थिति है वो बताई और जज किस तरह से अपना काम कर रहे हैं वो जनता के सामने रखा।
बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, कुछ काम है, सर से बात करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दे दूंगा। लेकिन वही फालतू में एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, ना ही कोई वैसे ही बात करें। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक ले दीजिए इजाज़त।